आफ्टरनून ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रेसिपिरेशन के बारे में। रेसिपिरेशन के हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज ये सेकंड टॉपिक होगा। फर्स्ट वीडियो बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैं जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। आज हम सेकंड वीडियो में देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। आई होप कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी। अगर आप तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो ह्यूमन रेस्पिरेशंस होता है, इसकी इंस्पिरेशंस के बारे में हम देखते हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे वर्क करता है। पहला होता है नासा छिद्र। अभी सब एक एक करके इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। पहले होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र को कहते हैं नसल क्यूटी, और इसे कहते हैं ओरल कैविटी। और ग्रसनी, ग्रसनी को कहते हैं हलक। हलक हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं फेरिंग्स। स्वर तंत्र, इसे कहते हैं लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसे हलक हिंदी में बोलते हैं। फिर होता है ब्रोंकाई, ट्रेकिया। ट्रेकिया, इसको ट्रेकिया को हिंदी में कहते हैं श्वसन नली। उसके हैं बोरलिस। देखते हैं, ये जो ऊपर वाला भाग होता है यही होता है नसल कैविटी होता है। और ये वाला जो होता है ये ओरल कैविटी जो होता है। ये जो वाला हिस्सा होता है ये ऊपर वाला, ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में एयर और भोजन दोनों साथ में रहते हैं। ये होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। और ये वाला जो कलर वाला दिख रहा है ये होता है ट्रैकिया। और ये होता है ब्रोनकाई। ब्रोनकाई वाला ये भाग ब्रोनकाई होता है। और ये वाला जो रस निकला हुआ है ये पतली वाली, इसी का नाम इसे ही कहते हैं, इसे ही ब्रोंकाइलिस कहते हैं। ये ब्रोंकाई ब्रोंकाइलिस होता है। और ये जो गोल गोल गुच्छा टाइप दिख रहा है इसे एलवी कहते हैं। और ये पूरे को लंग्स कहते हैं। और इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी रहती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लूरा मेम्ब्रेन, इसी के ऊपर ये चढ़ी होती है एक झिल्ली इसको सेफ्टी के लिए। और ये जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है डायाफ्राम। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और कैसे हम रिस्पिरेशन सिस्टम को जानते हैं। और ये जो नीचे ये जो लाल वाला निकला होगा इसी कहते हैं एलिवेटर्स कहते हैं। यही होता है जो डिक्लेयर करता है कि हमारे फेफड़े में हवा जाएगी ग्रास नली से। इनकी भोजन की स्टोमेज में भोजन जाएगा और ग्रास नली में हवा कैसे जाती है ये इसी को डिसाइड करता है। ये बहुत मेन होता है। ये जब हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये डोमेस्टिक मतलब पेट की तरफ और बंद हो जाता है और सीधे ये फेफड़े में स्टोर करने लगता है। फेफड़ा हमारा क्या होता है? फेफड़ा एक प्रकार का स्टोरेज, एयर स्टोरेज होता है। यहाँ पे हवा स्टोर होती है। इसमें हवा जब हम लेते हैं तो ये इसमें आके स्टोर हो जाती है। डायफ्राम जो होती है ये हमारे, जब हम सांस लेते हैं अंदर, ये इसमें स्टोरेज हो जाती है हमारे लंग्स में। लंग्स में जब हमने सांस खींच लिया स्टोरेज हो गई। अब इसको बाहर निकालने के लिए ये डायफ्राम जो होता है ये इसको पुश करता है। जब ये पुश करता है तो ये हवा सीधे निकल के हमारे नाक से बाहर चली जाती है। इन करते हैं तो इसमें हम सांस लेते हैं तो इसमें स्टोर हो जाता है। ये इसमें आके पूरा स्टोर हो जाता है हवा। इसकी पूरी कैपेसिटी, हम एक बार में सांस लगभग लेते हैं 500 ml। और इसकी पूरी जो कैपेसिटी होती है 6000 ml होती है। सांस छोड़ने का जो काम होता है, फेफड़ा में लगभग कितनी सांस होती हैं जो सांस हम छोड़ते हैं? छोड़ने का काम, ऑक्सीजन तो हम अंदर लेते हैं, छोड़ने का काम कौन करता है? डायाफ्राम।
और जो हम सांस लेते हैं फेफड़े में, वो कितना, आधा लीटर, मतलब 500 ml होता है। और टोटल कैपेसिटी जो होती है वो 6000 ml की होती है। और जो ये एलवीली होती है, इसी में कोरोना भर जाता है, जिसके कारण इंसान की डेथ हो जाती है। यही होता है, इसे इनेमिया। कोरोना का लेटेस्ट वर्जन इनेमिया जो होती है, मतलब निमोनिया जिसे बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का है लेटेस्ट वर्जन जो होता है, उसे कोरोना कहते हैं। इसी में कोरोना भर जाता है और आदमी सांस ले ही नहीं पाता है। और आदमी सांस जब ले नहीं पाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। स्टोर तो है सांस, लेकिन वो सांस ले नहीं पाता, और सांस नहीं ले पाएगा तो हीमोग्लोबिन जो होती है हमारे यहाँ से, हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाएगी नहीं। ऑक्सीजन नहीं पहुँचाएगी तो आदमी की डेथ हो जाती है ब्लड के रास्ते। कितने लीटर ये होता है, जो पुश करता है हवा को बाहर निकाल छोड़ने में, वो खाली ये सांस लेता है, निकालता थोड़ी है। डायफ्राम ये होता है, ये डायफ्राम इसको पुश करता है, इसको पुश करेगा। जब हम ऑक्सीजन खींचते हैं, ये नीचे जाता है, और ये ऊपर पुश करता है, तो ऑक्सीजन हमारे जो CO2 होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। यही श्वसन क्रिया चलती रहती है। और जो रिप्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद, तो इनका डायफ्राम काम नहीं करता, तो वो रिप्स से सांस लेती हैं, पसलियों से। ये इसका हेल्प करता है, रिप्स। अब लंग्स में तो हम एयर स्टोर कर लिए, लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर हो गई। अब जो ऑक्सीजन होती है, इसका क्या काम करता है, ये ब्लड जो होता है, ब्लड इसको लेता है, उसके बाद ये सेल को देता है। सेल में किसको देता है, माइक्रोकांडिया को। और हमारे बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी देखते हैं। और ये जो माइक्रोकांडिया होती है, ये एक साइकिल चलाती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चला देती है, और इससे ATP, 38 ATP, ये ATP बनता है, जो ऊर्जा का निर्माण कर देता है। और जो ब्लड में होता है, ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की HB। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, ये अंदर से घुस के पूछेगा, तो आयरन। और ये ब्लड, ये तो ले गया, और जो हम वापस करते हैं वो क्या होता है, CO2, ये वापस करता है। जो HB होता है, मतलब हीमोग्लोबिन, ये किस में पाया जाता है, ये RBC में। अब पूछेगा एग्जाम में, हीमोग्लोबिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसको रिसीव करता है। हीमोग्लोबिन तो काम उसका होता है ऑक्सीजन को ले जाने का, O2। लेकिन अगर ये गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, तो वो उसको रिसीव कर लेगा, और वो बॉडी में हर जगह कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचा देगा, और आदमी सांस ले ही नहीं पाएगा। ऑक्सीजन को छोड़ देगा फेफड़े में, कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाकर पूरी बॉडी में पहुंचा देगा, और आदमी धीरे धीरे बेहोश हो जाता है, और धीरे से वो डेड हो जाता है। अब देखते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब मेन बात शुरू होता है, ये तो बस बाहर ही था। अभी तक तो खाली बस हम पढ़े हैं कि सांस नली से स्टोर कैसे लंग्स में एयर्स होती है, फिर वहाँ से वो स्टोर करके फिर पूरे बॉडी में कैसे कनेक्ट करता है हीमोग्लोबिन RBC के साथ में। रिस्पिरेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल, और दूसरा होता है इंटरनल। ये होता है आंतरिक, ये होता है बाह्य। बाह्य वाला जो होता है, ये क्या काम करता है, लंग्स, जिसे फेफड़ा बोलते हैं, या फुसफुस भी बोलते हैं, फुस फुस। मेन काम होता है इंटरनल। इंटरनल जो होता है वो कौन काम करता है, सेल। सेल मतलब कोशिका।
या एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। अब ये सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, बहुत इंटरनली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जीव द्रव्य, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और एक होता है माइक्रोकांडिया। माइट्रो माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले जाती है, इसे इसको ऑक्सी कहते हैं। और जो जीवद्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे अनऑक्सी कहते हैं। माइक्रोकांडिया को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे ऑक्सी कहते हैं, इसे अनऑक्सी कहते हैं। अब इसके आगे हम जो अनऑक्सी होती है, इसमें 2+2 एटीपी। एटीपी का मतलब होता है, इसका भी मतलब पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं, एडिनो सीन ट्राई फास्फेट। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब इसके आगे जो काम शुरू करते हैं, ये जो इसमें क्या पाया जाता है, जियोदम प्रोटोप्लाज्म में 2+2 एटीपी। तो ये जो दो है, ये ग्लूकोज ये तोड़ देता है, ग्लूकोज को यही तोड़ता है। ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है। जिसे तोड़ने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस इसे कहते हैं। और इसके फलस्वरूप टूटने के बाद जो बनता है, वो बन जाता है क्या, पायरुलिक एसिड। पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड बन जाता है। अब ये जो ऑक्सी का ऑक्सीडेशन हुआ था जब माइक्रोकांडिया में, ये था 36, और ये दो बचता है, ये 36 और ये दो मिलकर, जीव द्रव्य से दो मिलके ये कितने बना देते हैं टोटल, 38 एटीपी। अब 38 एटीपी बन गया तो ये ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। अब ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा। अब देखते हैं जो ग्लूकोज जो तोड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। क्योंकि एक एटीपी दो होती है, वो 36 से होती है, और जब तक 38 एटीपी नहीं होगी तो ग्लूकोज बनेगा नहीं। जिसको जब तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, दो पार्विक एसिड मिलता है, पायरुविक एसिड। क्या बनता है, दो पार्विक एसिड बनता है। एक पार्विक एसिड बना 18 एटीपी होता है, और दूसरका वाले में दो होता है, तो दो दूसरे वाले में भी 18 होगा। ये टोटल मिला के 36 एटीपी हो गए। लेकिन अभी 36 एटीपी पे ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो ये 36 एटीपी प्लस दो प्रोटोप्लाज्म से लेके प्लस दो प्रोटोप्लाज्म से ले लेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 38 एटीपी, और ये ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज बनता कैसे है। ग्लूकोज जो हम जो खाते हैं, खाने से जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाती है, छोटी आंत में, लिटिल इंटेस्टाइन में, चूस कर जीव द्रव्य तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है, जीव द्रव्य तक। फिर उसे ग्लूकोज में तोड़कर ऊर्जा बना देते हैं। इसे तोड़ने की क्रिया को जिसे कहते हैं
ग्लाइसोलाइसिस, ग्लाइसोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड मिलता है। पायरुविक एसिड में दो प्रकार के होते हैं। एक में 18 एटीपी होता है, दूसरे में 2 एटीपी, दूसरे वाले में भी 18 एटीपी होते हैं। 18 एटीपी दोनों मिलाकर 36 एटीपी हो जाते हैं। और प्लस दो जीवाश्म के पास बचे रहते हैं, जीव द्रव्य के पास। जीव द्रव्य के पास जो बचे रहते हैं वो दोनों मिला के 38 एटीपी का निर्माण कर देते हैं, और इस तरह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज निर्माण हो जाता है। अब एक बार फिर से रिस्पिरेशन सिस्टम को देखते हैं। रिस्पिरेशन सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? ये नसाल कैविटी से शुरू होता है, ये इधर से। और ये नस नसालस से दोनों मिल के, ये जहाँ जो मिलते हैं दोनों साथ में, ये दोनों एक जगह आके मिलते हैं, उसे फायरिंग्स कहते हैं। और जो फायरिंग्स से होता है वहाँ पे हवा और भोजन दोनों, फ्लूइड यानी एयर दोनों मिलते हैं। फिर ये जो फायरिंग्स से जो नीचे होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स से ही हमारी बॉडी में एयर कंट्रोल, मतलब साउंड कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद ये जो बीच का रास्ता होता है, एक ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया से ही कीट पतंगे सांस लेते हैं। और ट्रेकिया से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिससे दो लंग्स हमारे पास होते हैं। और ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। और ये होता है बोरलिकस होता है, और ये होता है ट्रेकिया, ये होता है एलवी। एलवी में इसी में कोरोना भर जाता है, जिसके कारण से आदमी की डेथ हो जाती है। और नीचे ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम में जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद ये पुश करता है, तो हम श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये था रिस्पिरेशन सिस्टम। आई होप ये वीडियो जो पसंद आएगी। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो बच्चे कुछ हैं रिस्पिरेशन सिस्टम उसके बारे में जानेंगे। आई होप ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छे से बात करें। एग्जाम में जितने भी टॉपिक बनते हैं रिस्पिरेशन सिस्टम में, उसको सब उसमें इंक्लूड किया। हम बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इसी के अंदर पूछेगा। अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।